हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे व्हाट्स आर इंपॉर्टेंट वॉल्यूम 2 और उसके लेसन 16 के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वो अगर कुछ पढ़ते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप मैगजीन्स पढ़ते हैं, इंग्लिश में कुछ भी पढ़ते हैं, तो ये वर्ड्स आपको बार बार देखने को मिलेंगे। यानी कि ये सारे यूज के वर्ड्स हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं फर्स्ट वर्ड एप्रीहेंसिव से। देखिए, अगर आप किसी के प्रति अगर एप्रीहेंसिव हैं तो आप उसके प्रति चिंतित हैं, आप हताशा से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप भविष्य के परिणाम को लेकर के आप चिंतित हैं। अगर भविष्य में होने वाले चीज को लेकर अगर आप चिंतित है तो इसके लिए वर्ड एप्रीहेंसिव है। सपोज कीजिए कि किसी स्टूडेंट ने कोई एग्जाम दिया है, अब जब तक रिजल्ट नहीं निकल जाता है वो रिजल्ट के बारे में अक्सर सोचेगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो यहां पर हम एप्रीहेंसिव का प्रयोग करेंगे। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ा है, अभी परिणाम आना बाकी है, तो जब तक परिणाम नहीं आएगा ना वो चिंतित रहेगा। यहां पर हम एप्रीहेंसिव का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसका मतलब चिंतित या हताश, लेकिन भविष्य में होने वाले चीजों के प्रति, भविष्य में होने वाले चीजों के प्रति। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, ठीक है ना। चलिए, अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। इसका सिनोनिम्स है एंग्जियस, कंसर्न, नर्वस। एप्रीहेंसिव प्रीपोजिशन क्या लेता है तो प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। चलिए, इसका एंड होगा कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? आश्वस्त। अगर चिंतित नहीं है, आपको जानते हैं कि मेरा रिजल्ट अच्छा आने वाला है, हम चुनाव में जीतेंगे, इसका मतलब क्या आप आश्वस्त हैं। और इसके साथ प्रीपोजिशन हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। अब देखेंगे कि एप्रीहेंसिव के साथ कोलोकेशंस क्या क्या है। चिंता भरी निगाहें, अगर हमको कहना है कि जैसे कि कोई व्यक्ति चिंतित दिख रहा है, उसके चेहरे पर ना चिंता के लकीरें हैं, अब ये कौन सा फेस हो जाएगा? एप्रीहेंसिव फेस हो जाएगा, है ना। चिंतित, है ना, चिंतित चेहरा हमको लिखना है, एप्रीहेंसिव फेस। अच्छा, जो चेहरे का जो भाव होता है ना, ये चेहरे का भाव, इस पर कुछ लग रहा है कि हम जैसे कि हम प्रसन्न हैं, हम दुखी हैं, तो ये चेहरे का भाव है। अभी चेहरे के भाव से पता लग रहा है कि व्यक्ति चिंतित है। अब ये कौन सा लुक है ना, लुक इसको कहते हैं ना, लुक मतलब भाव, यहाँ लुक मतलब चेहरा का भाव है, ठीक है ना। आप कैसे दिखते हैं वो लुक होता है आपका। आपका आवाज में ना चिंता की बातें हैं, आप चिंतित जैसे भाषा में आप बोल रहे हैं ना, तो वो चलिए वो वॉइस कौन सा वॉइस होगा? वो एप्रीहेंसिव वॉइस होगा। लोग भी एप्रीहेंसिव हो सकते हैं, है ना। चिंतित माता पिता जो अपने बच्चों को लेकर के चिंतित रहते हैं, वो कौन से पेरेंट होंगे? वो एप्रीहेंसिव पेरेंट होंगे। चलिए, हमको कहना है कि तुम्हें भविष्य में चिंतित होने का तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है, मतलब तुम्हें भविष्य में चिंतित होना, भविष्य के लिए चिंतित होना ही नहीं है, हमको ऐसा कहना है, ठीक है ना। चलिए, तुम्हें एक वाक्य देखते, तुम्हें भविष्य के प्रति चिंतित होने का कोई कारण नहीं है, चिंतित होने का कोई कारण नहीं है, कि तुम भविष्य के प्रति चिंतित रहो, तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है। चलिए, हमको ऐसा सेंटेंस बनाना है। कैसे इसको लिखेंगे? यू हैव नो रीजन। अगर इसको हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? यू हैव नो रीजन, ठीक है ना। चलिए, और रीजन टू बी, अच्छा, एप्रीहेंसिव, टू बी एप्रीहेंसिव। चिंतित के लिए वर्ड क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एप्रीहेंसिव पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये वर्ड हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं एप्रीहेंसिव। चलिए, यू हैव नो रीजन टू बी एप्रीहेंसिव। और एप्रीहेंसिव प्रति के लिए ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है ना। एप्रीहेंसिव ऑफ योर फ्यूचर। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए, ब्रीव्ड कौन होते हैं? देखिए, ब्रीव्ड वो होते हैं जिनका कोई मर गया है या कोई खो गया है और उन्होंने रो रो के अपना हाल बुरा कर लिया है, शोक में डूबा हुआ, शोकाकुल। चलिए, अब इसके लिए वर्ड सिनोनिम्स क्या है? मॉर्निंग, सॉरोफुल, लैमेंटिंग। ये सबका मतलब रोना धोना होता है। मॉर्न मतलब, मॉर्न बहुत अच्छा वर्ड है, मॉर्न तो यूज का वर्ड है, टॉप क्लास का ये यूज का वर्ड है। मॉर्न वर्ब है, मॉर्निंग उसका एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, ठीक है ना। मॉर्न वर्ब है, और मॉर्न का मतलब क्या होता है? अगर शुद्ध अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी होता है शोक मनाना। अगर आप किसी चीज को लेकर मॉर्न करते हैं, आप उसका शोक मनाते हैं। इसका कोलोकेशन क्या है? कभी आपने सुना होगा राष्ट्रीय शोक, है ना। राष्ट्रीय शोक को कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? अगर हमें कहना है राष्ट्रीय शोक तो कैसे लिखेंगे? नेशनल, है ना। इसको कैसे लिखा जाता है? नेशनल मॉर्निंग। ये हमारा राष्ट्रीय शोक रहा। चलिए, तो ब्रीव्ड कौन होते हैं? ब्रीव्ड वो होते हैं जिनका कोई सगे संबंधी मर गया है या खो गया है और वो शोक में डूब गए हैं। आमतौर पर क्या होता है, अगर कोई इन्फ्लुएंशियल परिवार में कोई मर जाता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट परिवार में कोई मर जाता है, तो मंत्री संतरी आते हैं, परिवार को ना सांत्वना देते हैं, ढाढ़स बढ़ाते हैं। इसको कैसे लिखेंगे कि मंत्री ने
शोकाकुल परिवार का ढाढ़स बढ़ाया मतलब शांत बना दिया। इसको कैसे लिखेंगे? द मिनिस्टर, अगर वाक्य बनाना है तो कैसे लिखेंगे? द मिनिस्टर कंफोर्टेड, कंफोर्ट मतलब होता है ना सुकून पहुंचाना, राहत पहुंचाना, सहानुभूति देना, कंफोर्टेड द ब्रीव्ड फैमिली। चलिए, तो ये हमारा ये ब्रीव्ड बहुत बढ़िया वर्ड है। यदि कोई व्यक्ति ब्रीव्ड है इसका मतलब है कि शोक में वो डूबा हुआ है। चलिए, बैस का मतलब क्या होता है? पक्षपात या भेदभाव। ये प्रीपोजिशन क्या लेगा? ये प्रीपोजिशन फॉर। अगर आप किसी के लिए अगर पक्षपात करते हैं तो फॉर, और किसी के खिलाफ पक्षपात करते हैं तो अगेंस्ट, है ना। बायस बहुत बढ़िया वर्ड है, ये सब यूज के वर्ड हैं, ये सब मिलने वाले हैं। चलिए, अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा? प्रेजुडिस, है ना। प्रेजुडिस भी बहुत यूज का वर्ड है। पार्शियलिटी मतलब भी होता है भेदभाव, और फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म का मतलब क्या होता है कि आप अपना कहीं पसंद दिखलाते हैं। सपोज कीजिए कि दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति में हम एक को ज्यादा पसंद करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम इसके खिलाफ जा रहे हैं, हम इसके खिलाफ जा रहे हैं। इसी को कहते हैं भेदभाव, इसी को कहते हैं पक्षपात। चलिए, इसका एंटो भी अच्छा वर्ड, इम्पार्शियलिटी मतलब होता है निष्पक्षता। चलिए, हमको कहना है कि फैसला बिना भेदभाव का किया गया, ठीक है ना। फैसला बिना भेदभाव का किया गया, मतलब कोई उसमें भेदभाव नहीं था, बिना भेदभाव का किया गया। चलिए, किया गया या लिया गया, फैसला जो ना बिना भेदभाव का लिया गया। कैसे लिखेंगे? है ना, द डिसीजन वाज, है ना, द डिसीजन वाज टेकन, द डिसीजन वाज टेकन विदाउट बायस, ठीक है ना, विदाउट बायस। चलिए, हम लोग अक्सर सुनते हैं ना एक वर्ड है जेंडर बायस। जेंडर बायस क्या होता है? देखिए, जेंडर बायस आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे, है ना। जेंडर बायस का मतलब क्या होता है ना कि आप एक, जैसे कि जेंडर में हो गया स्त्री और पुरुष, तो बहुत सारी कंपनियां संस्थाएं होती है ना, एक को पक्ष लेती है, तो जेंडर बायस यही देखने को मिलता है। बहुत सारी कंपनियां नहीं चाहती कि उसके यहाँ कोई वीमेन काम करे, तो इसका मतलब क्या है कि वो जेंडर बायस दिखलाती है ना, वो बराबरी नहीं दिखलाती है, वो जेंडर बायस दिखलाती है। कोई स्कूल है, वो लड़कों का एडमिशन नहीं कराना चाहती, लड़कियों का एडमिशन नहीं कराना चाहती, तो उस स्कूल में क्या देखने को मिलता है? जेंडर बायस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बायस बहुत अच्छा वर्ड है। चलिए, बायस का एडजेक्टिव फॉर्म ये है, ये बायस का एडजेक्टिव फॉर्म है बायस्ड, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। बायस्ड का मतलब, अब देखिए, नाउन जो था तो नाउन का हिंदी क्या था? नाउन का हिंदी था पक्षपात, भेदभाव। अब इसका एडजेक्टिव का हिंदी एडजेक्टिव की तरह होगा, तो इसका हिंदी हो जाएगा पक्षपात से भरा हुआ, पक्षपात पूर्ण, भेदभाव पूर्ण। चलिए, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अब इस सबको एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना होगा। प्रेजुडिस नाउन था, ईडी लगा करके हमने एडजेक्टिव बनाया। पार्शियलिटी नाउन था, पार्शियल एडजेक्टिव रहा, और इसी तरह से पार्टीशन भी एडजेक्टिव है। चलिए, एंटो इसका अनबैस्ड हो जाएगा, इम्पार्शियल हो जाएगा, और फेयर हो जाएगा। अगर हिंदी कहे तो निष्पक्ष। तो ये सारे यूज का वर्ड किताब में दिया हो या नहीं दिया हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए। अगर कहने का मतलब है कि अनबैस्ड डिसीजन लिया गया, इसका मतलब कैसा डिसीजन लिया गया? अगर एक डिसीजन अनबैस्ड डिसीजन था, यानी कि वो निष्पक्ष डिसीजन था। देखिए, अनबैस्ड का हिंदी क्या है? निष्पक्ष, ठीक है ना। कोई काम को अगर आप अगर इम्पार्शियल वे में करते हैं तो इसका मतलब कैसे करते हैं? निष्पक्ष वे में करते हैं। तो ये बहुत यूज के वर्ड है। चलिए, सिनिक, सिनिक एक बहुत अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है। सिनिक किसको कहते हैं? वो सिनिक वो होते हैं जो यह मानकर चलते हैं कि कभी कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, हमेशा होगा तो वो खराब ही होगा। सपोज कीजिए कि आप जा रहे हैं, सोच रहे कि हम सिविल सर्विसेज का तैयारी करेंगे। अब आपको चार वो आपके दोस्त मिलेंगे, चार वो संबंधी मिलेंगे, कहेंगे रे तुमसे सिविल सर्विसेज होगा जी, तुमसे सिविल सर्विसेज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि वो हर चीजों में जो दोस्त देखे वो सिनिक है। तो आपके वो चार दोस्त, चार संबंधी, वो क्या कौन है? एक्चुअली वो सिनिक है। सिनिक है ना, जो सब में दोस्त दिखाई दे, हर चीज में उसको दोस्त दिखाई देता है ना। अब आप में दोस्त देख रहा है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर सकते हैं, आप तो ग्रुप डी के लिए बने हुए हैं, आप उसके लिए भी नहीं बने हैं। तो इसका मतलब है कि आपका पाला किससे पड़ा हुआ है? आपका पाला सिनिक से पड़ा हुआ है। सिनिक वो होते हैं जो यह मानकर चलते हैं कि कभी कुछ भी अच्छा नहीं होगा। चलिए, अब इसके लिए सिनोनिम्स क्या है? स्केप्टिक और डाउटर, ठीक है ना। स्केप्टिक भी वही होते हैं, संशयी, है ना। इसको आप सिंपल भाषा में समझिए, संशयी। चलिए, जो संशय करे। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट बहुत ही टॉप क्वालिटी का वर्ड है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी ऐसा करते हैं कि लोगों का ध्यान आकृष्ट ना हो, लोग आपके बारे में ना जान पाए, तो ये डिस्क्रीट होता है ना। चौकस, सावधान, जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ ना खींचे, वो डिस्क्रीट होता है। आप कोई काम करते हैं लेकिन आप नहीं चाहते कि लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाए, तो आपका करना डिस्क्रीट होता है ना। आप सावधानी से उस चीज को करते हैं। जैसे कि देखिए, जब आपका जॉब लग जाएगा ना, तो जो जिस सपोज कीजिए कि एसएससी में आपका जॉब लग गया,
आपका अब एसएससी क्या करेगा, वो आयोग क्या करेगा, अब आपका अंदरूनी जांच पड़ताल शुरू करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जांच हो रहा है। आपके सारे जो डॉक्यूमेंट है ना, वो सबका जांच, अंदरूनी जांच होगा। आप जिस स्कूल में पढ़े हैं, आप जिस कॉलेज में पढ़े हैं, जिस संस्था में आप पढ़े हैं, वहां तक उसकी लोग चले जाएंगे, जांच पड़ताल कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जांच हुआ। देखिए, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, जो अपनी तरफ ध्यान ना खींचे या जिसकी बात लोग ना जान पाए। अब बताइए वो कौन सा इंक्वायरी होगा? जांच तो, जांच पड़ताल का तो इंक्वायरी होता है, लेकिन वैसा जांच जिसमें कि व्यक्ति को पता भी नहीं चला कि उसको कोई जांच रहा है। अब ये जांच को कहेंगे डिस्क्रीट इंक्वायरी। बहुत ही टॉप क्लास का ये वर्ड है, डिस्क्रीट इंक्वायरी। डिस्क्रीट इंक्वायरी का मतलब क्या हुआ? अंदर अंदर जांच है ना, आपका जांच चल रहा, आपको पता भी नहीं चल रहा है, इसको कहते हैं डिस्क्रीट इंक्वायरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोलोकेशन है ना, अंदर अंदर जांच। आप ऐसे समझिए, आपको अंदर अंदर जांच का मतलब क्या हुआ कि आपको पता ना चले, वो जांच, अंदर अंदर जो जांच होता है उसको कहते हैं डिस्क्रीट इंक्वायरी। चलिए, डिस्क्रीट का साइनो क्या होगा? केयरफुल, आप बहुत सावधान हैं, लोगों को ध्यान आकृष्ट नहीं कराना चाहते हैं। सर्कमस्पेक्ट, टैक्टफुल और कॉशस, ये सब इसके सिनोनिम्स है। सबका मतलब होता है, अगर सिंपल अगर हिंदी कहें तो सबका मतलब होता है सावधान, चौकस। सबका एक ही मतलब होता है, सावधान या चौकस। चलिए, अब इसका एंटो क्या होगा? टैक्टलेस, इनडिस्क्रीट, जो लापरवाह हो, जो भेद खोल दे, जो लोगों को जानकारी दे दे, तो वो इनडिस्क्रीट होगा। चलिए, वर्ड नंबर आते हैं 6 में, स्पाउस। स्पाउस का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई स्पाउस करते हैं तो आप उसका समर्थन करते हैं, कोई विचार का, कोई सिद्धांत का, ठीक है ना, किसी नीति का अगर आप स्पाउस करते हैं तो आप उसका समर्थन करते हैं। बस आप ऐसे समझिए। जैसे कि देखिए, जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, जो वर्तमान जो गवर्नमेंट है, ये मतलब ये देसी चीजों को ज्यादा ये समर्थन देता है, ये विदेशी के पीछे नहीं भागता है। वोकल फॉर लोकल इनका नारा है, प्रेजेंट गवर्नमेंट का नारा वोकल फॉर लोकल। अगर हमको यही अगर हमको लिखना है, हम कैसे लिखेंगे? द प्रेजेंट गवर्नमेंट, द प्रेजेंट गवर्नमेंट, ठीक है ना, स्पाउसेस, स्पाउसेस, चलिए, स्वदेशी, ठीक है ना, स्वदेशी इंडेवर समझ लीजिए, स्वदेशी प्रयास को वो सराहना करते, उसका समर्थन देता है। इंडेवर मतलब प्रयास। चलिए, इंडेवर का अर्थ होता है प्रयास, यानी कि जो स्वदेशी जो चीजें हैं, जो भी स्वदेशी चीजें हम उसका समर्थन करेंगे, ये हमारी नीति है। ठीक है, चलिए, तो ये स्पाउस का मतलब होता है समर्थन करना किसी विचार की, किसी सिद्धांत की, सबको समान अधिकार मिले, सबको समान अधिकार मिले हमको कहना है, तो हम कैसे लिखेंगे? द स्पाउस, ये सिद्धांत है ना, सबको समान अधिकार मिले। द स्पाउस इक्वल राइट, इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर अवसर भी मिले, अपॉर्चुनिटी है ना, फॉर एवरीवन, वो है ना, ये चाहते हैं कि सबको बराबर अधिकार मिले, सबको बराबर मौका मिले, हम इसको स्पाउस करते हैं। तो स्पाउस का मतलब होता है समर्थन देना। चलिए, एक्सटोल, एक्सटोल का मतलब अगर आप कोई चीज को एक्सटोल करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसका गुणगान करते हैं, बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। चलिए, प्रेज, अक्लेम, साइनो है, इलोगाइज, इसको पढ़ेंगे इलोगाइज, प्रशंसा करना। चलिए, लाउड, लाउड मतलब होता है जय जयकार करना, प्रशंसा करना, इंथुजियास्टिकली। चलिए, इसका एंटो क्या होगा? ब्लेम, आरोप लगाना, डेनिग्रेट, नीचा दिखलाना। चलिए, इसका हम यूज करते हैं, है ना, हमको कहा गया है, कहना है कि गायत्री मंत्र आपने सुना होगा। गायत्री मंत्र में किस देवता की गुणगान किया गया है? तो गायत्री मंत्र में मूल रूप से ना, हालांकि उषा देवी का गुणगान किया गया, लेकिन उसमें सूर्य देवता का भी उसमें मतलब स्तुति किया गया है। हमको कहना है, सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस बात को पहले सेंटेंस के रूप में देखेंगे। गायत्री मंत्र में सूर्य देवता का गुणगान किया गया है, हमको ऐसे लिखना है। कैसे लिखेंगे? द सन गॉड, द सन गॉड, ठीक है ना, इज, चलिए, आप गुणगान करने के लिए क्या वर्ड लेके चल रहे हैं? गुणगान करने के लिए एक्सटोल, ठीक है ना, द सन गॉड, ठीक है ना, इज एक्सटोल्ड, इनका गुणगान किया गया है इन गायत्री मंत्र, इन गायत्री मंत्र। चलिए, तो ये आपका है एक्सटोल। अगर आप कोई चीज को एक्सटोल करते हैं, आप उसका गुणगान करते हैं। देखिए, योगा के कई हेल्थ बेनिफिट्स है और इसको गुणगान किया गया है, मतलब योगा का गुणगान किया गया हेल्थ बेनिफिट्स के कारण, स्वास्थ्य संबंधी लाभ है, इसलिए योगा का गुणगान किया गया है। हम कैसे लिखेंगे? देखिए, तो द योगा इज एक्सटोल्ड, है ना, योगा का गुणगान किया जाता है फॉर हेल्थ बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए ना इसका गुणगान किया जाता है।
चलिए, तो अगर आप किसी की बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं तो आप उसको एक्सटोल करते हैं। चलिए, फोरगो का मतलब क्या होता है? कोई मनचाहा चीज है लेकिन अब छोड़ना पड़ेगा, इसी को कहते हैं फोरगो। अगर आप कुछ को फोरगो करते हैं तो नहीं चाहते हुए आप छोड़ते हैं, क्योंकि आपकी ऐसे मजबूरी है। चलिए, अब छोड़ने के लिए क्या है वर्ड है? डू विदाउट, गिव अप त्याग देना, पार्ट विथ छोड़ देना, सरेंडर छोड़ देना, और इसका एंटो का कीप बनाए रखना। चलिए, अगर हमको कहना है कि हेल्थ हेल्थ कारणों से उसे फैटी फूड जो वसीय भोजन है ना छोड़ना पड़ा, उसे वसीय भोजन छोड़ना पड़ा है ना, हेल्थ कारणों से। हमको वसीय भोजन बड़ा लाजवाब भोजन होते हैं, खाने का तो मन करता है लेकिन हेल्थ अब इसको अलाउ नहीं कर रहा है। कैसे लिखेंगे? ही हैड टू फॉरगो, उसे छोड़ना पड़ा, ही हैड टू फॉरगो। चलिए, फैटी फूड्स, अनावश्यक भोजन, मीट मसाला खूब खाता था लेकिन डॉक्टर मना कर दिया, बेचारे को अनिच्छा पूर्वक छोड़ना है। ही हैड टू फॉरगो फैटी फूड्स ड्यू टू हेल्थ रीजंस, ड्यू टू हेल्थ रीजंस। तो ये हमारा रहा फॉरगो मतलब छोड़ देना। चलिए, इंपेरियल का मतलब क्या होता है? जिसका संबंध राजा से हो या राज्य साम्राज्य से हो, है ना, साम्राज्य से संबंधित या राजा से संबंधित। शाही, हमको कहना है शाही परिवार, वो कौन सा फैमिली होगा? इंपेरियल फैमिली। चलिए, हमको कहना है शाही परिवार लिखना है, राजा का परिवार इंपेरियल फैमिली, राजा का महल इंपेरियल पैलेस। चलिए, राजा की सेना इंपेरियल आर्मी, शाही सेना। तो ये सब चीज है ना जहां पर इंपेरियल का इस्तेमाल होता है। और इंपेरियल का मतलब राजा से ही नहीं है ना, वो राज्य से भी है। हमको ना राज्य विस्तार, साम्राज्य का विस्तार हमको कहना है। तो ये कौन सा एक्सपेंशन होगा? इंपेरियल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब विस्तार, हमको कहना है राज्य विस्तार, साम्राज्य का विस्तार। तो एक्सपेंशन का मतलब आप यहां समझिएगा विस्तार। अरे ये नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव चाहिए ना। तो इंपायर, अगर कोई कहे कि इंपायर का एडजेक्टिव बोलो, इंपायर का एडजेक्टिव क्या होता है? इंपायर तो नाउन है, इसका एडजेक्टिव यहां पर आपको दिखाई देगा। कोई बोले कि चलिए आप किंग का एडजेक्टिव बोलो, है ना, किंग का एडजेक्टिव आपका यहां पर है इंपेरियल। तो इंपेरियल का मतलब क्या होता है? जिसका संबंध इंपेयर से हो, अच्छा इंपायर से हो, दोनों मामलों में हम इंपेरियल का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, इंपेरियस, इंपेरियस कौन होते हैं? दबंग किस्म के होते हैं, किसी को ऑर्डर देने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, रोबीला होते हैं, एकदम ऐंठ के चलते हैं, तो ये इंपेरियस होता है। ठीक है ना। चलिए, दबंग, अभिमानी, रोबीला, जो हुक्म जमाए, है ना, इसको जमाए पढ़िए आप, है ना, ये जमाए है ना, जो हुक्म जमाए वो इंपेरियस होता है। सिनोनिम्स क्या होगा? ओवर बियरिंग, हाई हैंडेड, कमांडिंग, कमांड मतलब जो आदेश देता है, ऑथोरिटेरियन, ये इसके सब सिनोनिम्स है। चलिए, मिक, मिक का मतलब क्या होता है? मिक का मतलब दब्बू सीधा। हमको कहना है कि उसके दबंग एटीट्यूड ने मुझको गुस्सा दिला दिया, ऐठ के मेरे सामने चल रहा था और हम भी क्रोधित हो गए। कैसे लिखेंगे? हिज इंपेरियस एटीट्यूड, हिज इंपेरियस एटीट्यूड। ठीक है ना। चलिए, गुस्सा दिलाना, एंगर, एंगर्ड मी। चलिए, इसका हिंदी क्या निकलेगा? उसके रोबीले, दबंग, अभिमानी है ना एटीट्यूड ने मुझको गुस्सा दिला दिया। चलिए, तो ये हमारा रहा वर्ड इंपेरियस। पेरेम्पटरी क्या होता है? देखिए, पेरेम्पटरी ऑर्डर, ये ऑर्डर के साथ आता है। पेरेम्पटरी ऑर्डर वो ऑर्डर होते हैं जिसको मानना ही है, आप इसका टाल मटोल नहीं कर सकते, ये फिक्स एम्पेयर है ना। उस ऑर्डर, उस आदेश को मानना ही है, आप उसको टाल मटोल नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा आदेश जो कि मानना ही है, वो कौन सा आदेश है भाई? वो पेरेम्पटरी ऑर्डर है। चलिए, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इरिवर्सिबल, जो पलटे नहीं, बाइंडिंग, जो बाध्यकारी हो, इनकंट्रोवर्टिबल, जो बदले नहीं, एब्सोल्यूट और फाइनल, इसके सारी सिनोनिम्स है। इसका मतलब क्या होता है? अपरिवर्तनीय, जो बदले नहीं, विशेष तौर पर आदेश। अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई आदेश आ जाए, अब भाई आप कौन कोर्ट में जाइएगा? अब तो वो सुप्रीम कोर्ट है। आज का कहिएगा सर हम उसे फुल बेंच में जाएंगे, अभी दो जजों का बेंच ने कोई आदेश दिया है, हम फुल बेंच में जाएंगे, हम संविधानिक पीठ में जाएंगे। चलिए, अगर वो भी आदेश दे दे, अब तो कहां जाइएगा? अब उसके खिलाफ कहीं जा नहीं सकते हैं। तो जो कोर्ट के ऑर्डर कौन से ऑर्डर होते हैं? पेरेम्पटरी ऑर्डर होते हैं, मानना ही है, बाध्यकारी है। ठीक है ना। अपरिवर्तनीय, या इसका एक दूसरा हिंदी कह सकते बाध्यकारी, लेकिन बाध्यकारी क्या? आदेश। चलिए, रिवल्सन का मतलब क्या होता है? घृणा या नफरत। अगर आपके अंदर रिवल्सन है तो आपके अंदर घृणा है, नफरत है। चलिए, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? डिसगस्ट, एबहॉरेंस, रिपग्नेंस। सारा वर्ड हम लोग पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसका एंटो क्या होगा? डिलाइट या लाइकिंग। चलिए, तो ये रिवल्सन होता है। हमको कहना है
कि युद्ध के प्रति अब जैसे कि देखिए यूक्रेन और रूस काफी महीनों से युद्ध कर रहे हैं। अब युद्ध के प्रति ना लोगों में अब नफरत भरते जा रहा है। अब लोग युद्ध नहीं चाहता, युद्ध से आजीज आ चुका है। हमको कैसे लिखेंगे, देखिएगा, द रिवल्सन टू द वार, टू द, ऐसे लिखेंगे है ना, रसा यूक्रेन वार है ना, इज ग्रोइंग। इसका हिंदी क्या होगा, चलिए इसका हिंदी ये होगा कि रसा और यूक्रेन के युद्ध के है ना, वार यहां लिखना होगा, सॉरी, द रिवल्सन टू द रसा यूक्रेन वार इज ग्रोइंग। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के प्रति है ना नफरत अब ये बढ़ते जा रहा है। लोग चाहता है कि ये भाई युद्ध रोक दो तुम। चलिए, तो ये रिवल्सन है। चलिए, सेक्लूशन क्या होता है, आप अलग थलग रहते हैं, आप किसी के साथ नहीं रहते, यह अवस्था सेक्लूशन कहलाता है। अगर आप सेक्लूशन में रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप अलग थलग रहते हैं, एक तरह से अलग रहने की अवस्था जो होती है, आप किसी के साथ नहीं रहते हैं, तो ये सेक्लूशन होता है। चलिए, इसका साइन हो क्या, आइसोलेशन या सॉलिसिट्यूड। चलिए, हमको कहा कि पत्नी के मरने के बाद वो अकेला रहा, हमको ऐसे लिखना है, पत्नी के मरने के बाद, अपने पत्नी के मरने के बाद वो अकेला रहा। कैसे लिखेंगे, आफ्टर डेथ ऑफ, है ना, आफ्टर डेथ ऑफ हिज वाइफ। चलिए, ही लिव्ड, वह रहा, कैसा रहा, अलग थलग की अवस्था में, इन सेक्लूशन। चलिए, तो ये हमारा ये वर्ड सेक्लूशन रहा। चलिए, अल्टेरियर का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ, गुप्त, है ना। चलिए, इसका साइन क्या होगा, अंडरलाइंग, हिडन और कंसील्ड, है ना, ये डी है, कंसील्ड है। तो कंसील्ड का भी मतलब छिपा हुआ। जैसे कि कभी आपने हिंदी सुना होगा, गुप्त इरादे, है ना, वो इरादे जो प्रकट नहीं किए गए हैं। अब ये क्या हो जाएगा, अल्टेरियर मोटिव, इसका यही कोलोकेशन है, अल्टेरियर मोटिव, गुप्त इरादे। चलिए, और वर्ड नंबर 15 में आते विजुलाइज। अगर आप कोई चीज को विजुलाइज करते हैं, यानी कि आप उस चीज का पिक्चर अपने दिमाग पर लाते हैं, मन में किसी चीज का पिक्चर बनाना, कल्पना करना, ये विजुलाइज होता है। चलिए, तो बच्चों आज का हमारा ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में इतनी सी बात रही, लेकिन अभी ये वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट के अभी ये वीडियो सेशन आगे जारी रहेंगे और आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके अंग्रेजी के पूरे मतलब कि अंग्रेजी के प्रति को सोच को ना वो चेंज कर देंगे। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।